बच्चों एंड वेलकम टू अपना क्लासरूम। लास्ट क्लास हम लोगों ने चर्चा किया था कि नेपोलियन ने किस प्रकार से अपने सुधारों को बढ़ावा दिया, विकास किया, और फ्रांस की क्रांति किस प्रकार से हुई, फ्रांस किस प्रकार निरंकुश शासन से मुक्त हो गया और अपने विचारों को विदेशों में भी फैलाने लगा। यानी कि फ्रांस के क्रांतिकारियों ने किस प्रकार से यूरोप में अपने विचारों को आगे बढ़ाया और यूरोप के अन्य देशों को भी मुक्त निरंकुश राजतंत्र से मुक्त कराने के लिए प्रयास प्रारंभ किया। तो हम लोगों ने जैसा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसका फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग सेकंड टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। तो राष्ट्रवाद शब्द को हम लोगों ने पहले ही परिभाषित कर दिया है कि राष्ट्रवाद शब्द है क्या। तो आप लोग जानते हैं कि अपने देश के प्रति जो प्रेम की भावना होती है उसे हम राष्ट्रवाद शब्द के नाम से संबोधित कर सकते हैं या राष्ट्रवाद शब्द के नाम से जान सकते हैं। कभी आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया जब मैच जीतता है तो अपने आप एक मन से कैसा जोश निकलता है, वाह हम जीत गए, इंडिया जीत गया। ये क्या है? ये एक राष्ट्रवाद की भावना है। ठीक है। तो जैसे ही फ्रांस की क्रांति का विचार विदेशों में, यूरोप के अन्य देशों में फैलने लगा तो धीरे धीरे यूरोप के अन्य देश के लोगों के मन में भी यह विचार उत्पन्न होने लगा कि अगर फ्रांस को आज़ादी मिल सकती है तो हमें क्यों नहीं मिल सकती है। हम भी अगर इसके लिए प्रयास करें तो हमें भी अपनी स्वतंत्रता मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों कि किसी भी क्रांति के लिए कभी भी अमीर लोग, जो कि बड़े लोग होते हैं, वो कभी आगे नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि उसे किसी चीज़ की कमी होती ही नहीं है। खाना पीना मिल ही जाता है, अच्छा रहन सहन, स्टेटस अच्छा रहता है, तो आगे कौन बढ़ता है? बड़े लोग भी नहीं बढ़ते हैं, गरीब भी नहीं बढ़ते, क्योंकि गरीबों की सबसे प्रमुख जरूरत होती है, मूलभूत आवश्यकता होती है अपने पेट की भूख को मिटाना। तो जब तक वो पेट की भूख नहीं मिटाएगा तो उसके आगे वो सोच नहीं सकता, क्योंकि उसे भूख, सबसे पहले भूख सताएगी। तो क्रांति के लिए कोई भी सबसे पहले कौन सा वर्ग तैयार होता है? तो मध्यम वर्ग। ये हमारा मध्यम वर्ग। तो यही वर्ग क्यों आगे आता है? क्योंकि इसको खाने के लिए जुगाड़ हो जाता है, खाना पीना मिल जाता है। अब ये सोचता है कि अगर मेरा पेट भर गया तो आगे हमको और क्या मिलना चाहिए कि हमारा जीवन भी उन लोगों की तरह हो सके जो कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, अच्छे महलों में रहते हैं, अच्छे अच्छे भोजन करते हैं। तो ये लोग कौन सोच सकता है? जिसको पेट की भूख मिट चुकी है और आगे उसको पाने की किसी भी तरह की लालसा बाकी रह गई है। तो ये कौन सा वर्ग आता है? हमारा मध्यम वर्ग। तो यूरोप के मध्यम वर्गों ने ये सोचा कि अगर फ्रांस को आज़ादी मिल सकती है तो अगर हम प्रयत्न करें तो हमको क्यों नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। उदारवाद। तो ये एक परिभाषा है, हो सके ये वाला उदारवाद की परिभाषा आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है। यहाँ से एक क्वेश्चन भी हमको मिल जाता है। जैसे हम टॉपिक पे डिस्कस करते चले जा रहे हैं तो टॉपिक को अध्ययन करने के साथ साथ शॉर्ट लॉन्ग जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। तो अगला आता है उदारवाद। तो उदारवाद की परिभाषा को हम सबसे पहले समझ लेते हैं। तो जैसा ही शब्द से हमको क्लियर होता है कि उदार मतलब मन से अच्छा, कुछ ऐसा परिवर्तन चाहने वाला व्यक्ति जो कि सबका भला चाहता हो। तो यह विचारधारा है, उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत मनुष्य को एक विवेकशील प्राणी मानते हुए सामाजिक संस्थाओं के मनुष्यों की सूझबूझ और सामूहिक प्रयास का परिणाम समझा जाता है। देखिए बच्चों, उदारवाद को आप जैसे भी समझ सके समझ लीजिए कि जैसे कि वर्ड से क्लियर है कि उदारवाद कि अच्छा विचार रखने वाला, उच्च विचार रखने वाला, लोगों की भलाई करने वाला, अपनी देश के लिए कुर्बानी देने वाला। लेकिन ये सब जब आप एग्जाम में लिखिएगा परिभाषा के तौर पर तो ये मायने नहीं होगा। आपको ये परिभाषा, पर्टिकुलर परिभाषा ही लिखना पड़ेगा, तभी आपको मार्क मिलेगा। ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ और ऑब्जेक्टिव टाइप का, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन हमको मिल जाता है कि उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा जॉन लॉक। ठीक है। तो इस टॉपिक से देखिए हमको पहले ही दो क्वेश्चन मिल गया, एक एमसीक्यू टाइप का और एक शॉर्ट क्वेश्चन। आगे हम बढ़ते हैं कि उदारवाद शब्द का मतलब क्या है। तो उदारवाद शब्द लीबर, LIBER, लीबर शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है व्यक्ति की आज़ादी और कानून के समक्ष बराबरी। अगर आपका एक नंबर वाला ऐसा क्वेश्चन में पूछे जिसका उत्तर आपको एक लाइन या दो लाइन में देना पड़े, तो अगर कहेगा कि उदारवाद शब्द का क्या अर्थ है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं कि व्यक्ति की आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी को हम उदारवाद की संज्ञा दे सकते हैं। ठीक है। अब आता है
उदारवाद का तो ये विचार था कि यूरोप के जो भी देश है निरंकुश शासक के अंतर्गत उसको हम निरंकुश शासन से मुक्ति दिलाएं, वहाँ पर राजतंत्र को समाप्त करके प्रजातंत्र की स्थापना करें। लेकिन एक सबसे बड़ी कमजोरी यहाँ थी कि उदारवाद को मानने वाले जो भी विचारधारा को मानने वाले जो भी व्यक्ति थे, वे गरीब व्यक्तियों को और महिलाओं को मताधिकार से अलग रखा था। यानी कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति थी वही व्यक्ति मतदान करने का अधिकारी माना जाता था, और जिस व्यक्ति के पास संपत्ति की कमी थी या फिर जिसको हम गरीब कह सकते हैं, और महिलाओं, खासकर महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था। तो सबसे बड़ा काम, जब आप अपने देश की आज़ादी के, अपने देश की जनसंख्या के गरीब और महिलाओं को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उस देश का विकास संभव नहीं है। तो जैसे ही जैकोबिन क्लब, अब ये जैकोबिन क्लब क्या है? जैकोबिन क्लब भी एक क्रांतिकारी संगठन है। इस क्लब में भी कुछ सदस्य होते थे और इस सदस्य के मन में एक ही विचार होता था कि हम अपने देश को निरंकुश शासन से कैसे मुक्त करेंगे। तो जैकोबिन दल के लोगों का भी मानना था कि गरीब लोगों को भी मताधिकार मिलना चाहिए, भले उसके पास संपत्ति है या नहीं है, लेकिन महिलाओं को मताधिकार के लिए पक्ष में ये लोग भी नहीं थे। यानी कि महिलाएं अभी भी मताधिकार के अधिकार से वंचित थी। अब आता है, जैसे कि लास्ट हमने पढ़ा था नेपोलियन, तो नेपोलियन का भी अंत होता है। और नेपोलियन के अंत के बाद क्या क्या होता है, नेपोलियन का अंत कैसे हुआ, तो यहाँ भी एक हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जा रहा है कि नेपोलियन का अंत 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध के साथ होता है और इसी युद्ध में नेपोलियन की हार होती है। अब नेपोलियन को हराया किसने? तो नेपोलियन को हराया ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया ने। ठीक है, ये चारों शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया। हराया क्यों? क्योंकि नेपोलियन एक साम्राज्यवादी विस्तारवादी आदमी था, वो अपने साम्राज्य का विस्तार चाहता था। नेपोलियन किया था कि फ्रांस के अंतर्गत बहुत सारे क्षेत्रों को वो मिला लिया था जीतकर, यूरोप के अन्य क्षेत्रों को जीतकर वो फ्रांस में मिला लिया था। और इसी हरकत के कारण ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया ने संयुक्त रूप से नेपोलियन का सामना किया और वाटरलू के युद्ध 1815 ईस्वी में नेपोलियन को हरा दिया। हरा देने के बाद नेपोलियन ने जितनी भी प्रशासनिक सुधारें की थी, आप लोगों को लास्ट क्लास जैसे मैंने बताया था कि नेपोलियन द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधारों का वर्णन करें, तो वो जितने भी सुधार थे उसको इस शक्तियों ने हटा दिया। तो देखिए, कोई भी डिसीजन जब लिया जाता है, 3-4 देश मिलकर जब डिसीजन लेते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर सम्मेलन किया जाता है और उसी सम्मेलन में चारों देश के जो मुख्य होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, वो भाग लेकर सम्मिलित रूप से ये डिसीजन करते हैं कि हाँ, आगे का क्या करना चाहिए या कौन से प्रस्ताव को रखना चाहिए, किसको हटाना चाहिए। तो नेपोलियन ने, यहाँ मैंने जिक्र नहीं किया है, नेपोलियन ने एक 39 राज्यों का एक संघ बनाया था जर्मनी में। हो सके ये क्वेश्चन आप लोग को ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दे कि नेपोलियन ने जर्मनी में कितने राज्यों का संघ बनाया था। तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा 39। तो नेपोलियन द्वारा किया गया बस यही काम को इन शक्तियों ने रखा, बाकी सारे कार्यों को उसको समाप्त कर दिया गया। जो भी कानून उन्होंने बनाया था, जो भी कानून उन्होंने अपने क्षेत्र में लागू किए थे, उन सारों को निरस्त कर दिया गया। केवल 39 राज्यों का जो जर्मन संघ था उसको रखा गया। अब आया कि अभी हम चर्चा किए तुरंत कि एक सम्मेलन के तहत ही किसी निर्णय पे पहुंचा जाता है कि कौन से प्रशासनिक व्यवस्था को रखा जाए या कौन से प्रशासनिक व्यवस्था को समाप्त किया जाए। तो ये आता है वियना की संधि। जैसे ही वाटरलू का युद्ध होता है, नेपोलियन हारता है, तो उसके बाद वियना की संधि का आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है? 1815 ईस्वी में। और इसमें शामिल होने वाले आपके ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया के प्रमुख अध्यक्ष होते हैं। लेकिन कोई भी सम्मेलन जब होता है तो उसका मेजबान करने वाला या इसका जो हेड होता है उसका किसी को बनाया जाता है। जैसे कि उसको कहते हैं कि इस सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी। अगर ऐसा पूछा जाए कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी, तो देखिए ये मेजबान कौन था? मेटरनिक। ये भी आपका एक क्वेश्चन हमको यहाँ से मिल जाता है कि वियना संधि के सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? मेटरनिक ने की थी। और वह कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था।
आप देख रहे होंगे कि इतने ही थोड़ा सा टॉपिक में हमको कितने सारे प्रश्न के उत्तर या फिर कितने सारे प्रश्न इसमें बन सकते हैं, लॉन्ग शॉर्ट ऑब्जेक्टिव टाइप। इसी को लेते हुए हमको चलना है ताकि एक भी प्रश्न हमारा छूटे ना। ठीक है। तो ये वियना की संधि जो भी 1815 ईस्वी में हुई, जो सम्मेलन हुआ, उसके मेजबान कौन थे? मेटरनिक थे। और वो कौन थे कि ऑस्ट्रेलिया के चांसलर थे। इतना क्लियर हुआ। और इसी सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि नेपोलियन ने जितने भी प्रशासनिक सुधार किए, अपने जो भी कानून व्यवस्था बनाए, जहाँ जहाँ लागू किए, उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। केवल 39 राज्यों का जो जर्मन संघ उन्होंने बनाया था उसको बरकरार रखा गया। आगे बढ़ते हैं कि जैसे ही नेपोलियन का हार होता है 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध के बाद, तो उसके बाद रूढ़ीवादी लोग अपना दावा बोल देते हैं। अब ये रूढ़ीवादी है कौन? सबसे पहले इसको हमको परिभाषित करना पड़ेगा। रूढ़ीवाद एक ऐसा राजनीतिक दर्शन है जो परंपरा स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है, साथ ही तेज बदलावों की जगह धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। ये तो हो गया हमारा पारिभाषिक लैंग्वेज। ये तो लैंग्वेज हमको रटना पड़ेगा और एग्जाम में पूछेगा तो इसी को हमको लिखना है। अब इसको समझ लेते हैं मौखिक भाषा में, आमतौर की भाषा में, ताकि हम भूले ना। तो रूढ़िवाद है क्या? रूढ़िवाद के अंतर्गत वैसे लोग आते थे जो पुरानी परंपराओं को ही चलाना चाहते थे, उसमें कोई नयापन लाना नहीं चाहते थे। और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो उन बदलावों को वो धीरे धीरे चाहते थे कि अचानक से कोई बदलाव न आए। अब इसमें बदलाव, सबसे मुख्य बदलाव क्या था कि महिलाओं को मताधिकार का अधिकार प्राप्त नहीं था। तो रूढ़िवादी क्या चाहते थे? रूढ़िवादी चाहते थे कि महिलाओं को अभी मताधिकार का अधिकार न मिले, और जब मिलेगा तो इसके बारे में हम लोग बाद में सोचेंगे, धीरे धीरे इसके बारे में चर्चा की जाएगी। अर्थात रूढ़िवादी वैसे लोग थे जो पुरानी परंपराओं को लेकर ही चलना चाहते थे, और उसमें बदलाव अगर चाहते भी थे तो धीरे धीरे, अचानक से नहीं। तो ये है रूढ़िवाद को समझने का मुख्य तौर पे। हम ऐसे ही आम भाषा में आप लोग को समझा दिए ताकि आप लोग को दिमाग में रहे कि रूढ़िवाद शब्द है क्या। लेकिन जब भी आपको परिभाषा लिखने के लिए एग्जाम में पूछेगा तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। रूढ़िवाद ऐसी राजनीतिक दर्शन है जो परंपरा स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है, साथ ही तेज बदलावों की जगह धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। ठीक है, अगला आते हैं जुत्सेपे मेज़नी। ये आप लोग का चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है शायद, कि जुत्सेपे मेज़नी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। अब ये जुत्सेपे मेज़नी है कौन? नाम से तो बड़ा टिपिकल लग रहा है, लेकिन ये एक आदमी का नाम है। ठीक है। मेज़नी इटली का एक क्रांतिकारी था। इटली का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे, एक देश का नाम है। मेज़नी इटली का क्रांतिकारी था जिसका जन्म 1807 ईस्वी में जेनोवा में हुआ था। वह कार्बोनरी नामक गुप्त संगठन का सदस्य था और लिगुरिया की क्रांति से बहिष्कृत कर दिए जाने के पश्चात उसने मार्सेई में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप नामक गुप्त संगठन की स्थापना की थी और प्रजातंत्र की स्थापना कर रूढ़िवादियों को हरा दिया था। ठीक है। तो इसमें हमारा बहुत सारा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन मिल रहा है। पहला क्वेश्चन मिल रहा है कि जुत्सेपे मेज़नी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ठीक है। तो जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1807 ईस्वी में जेनोवा में हुआ था। एक क्वेश्चन यहाँ मिला। दूसरा मिल रहा है कि उन्होंने, क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि यंग इटली और यंग यूरोप नामक गुप्त संगठन की स्थापना किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा जुत्सेपे मेज़नी। लेकिन अगर इसको घुमा के पूछे कि जुत्सेपे मेज़नी ने किन किन गुप्त संगठनों की स्थापना की थी, तो आपको लिखना पड़ेगा यंग इटली और यंग यूरोप। ये क्वेश्चन मिल गया। और प्रजातंत्र की स्थापना कर रूढ़िवादियों को हरा दिया था। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि नेपोलियन जैसे ही 1804 ईस्वी में सत्ता संभालता है, वैसे वो सबसे बड़ा काम क्या करता है कि राजतंत्र को लागू करके प्रजातंत्र को खत्म कर देता है। तो जैसे ही प्रजातंत्र को खत्म करता है, यानी कि प्रजा का जो भी अधिकार है वो वहाँ पे पूरी तरह से खत्म हो गया, यानी कि सर्वे सर्वा कौन बन गया? नेपोलियन। लेकिन नेपोलियन के हार के बावजूद भी ये प्रजातंत्र देश पे लागू नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि देश के नेता ये चाहते थे कि जनता हम पर हावी न हो और सारा निर्णय हम खुद अपने हाथों पे ले, जनता को बोलने का अधिकार न हो और वो किसी प्रकार का विरोध हमारे प्रति न कर सके, और जिस प्रकार से हम निरंकुश शासन चला रहे हैं वो चलता रहे। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? जनता तो हमेशा सोती रहती नहीं है, जब जागेगी तो सारे निरंकुश शासन का अंत जरूर कर देगी, जैसे कि हम अपने देश में किए।
ठीक है। तो उदारवादी लोग भी यही चाहते थे, रूढ़िवादी लोग भी चाहते थे, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे चाहते थे। तो उदारवादी लोग का मेन मकसद था कि वो प्रेस को आज़ाद कराए, प्रेस की आज़ादी। ये प्रेस की आज़ादी के लिए इतना आग्रही क्यों थे उदारवादी? आप लोगों ने देखा होगा, अभी भी न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर वाले पे किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं होता। न्यूज़पेपर वाले जो न्यूज़ होते हैं उसको पूरी तरह से वो स्वतंत्र होते हैं छापने के लिए, इसमें किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो इसीलिए प्रेस की आज़ादी ये सबसे पहले मांग कर रहे थे कि प्रेस को आज़ाद कर दिया जाए, क्योंकि उस समय प्रेस को आज़ादी नहीं मिला था। प्रेस को कुछ भी छापने से पहले अपने शासक की अनुमति लेनी पड़ती थी, और शासक जिस भी न्यूज़ को छापने के लिए उसको बोलती थी कि हाँ ये न्यूज़ छपना चाहिए, तो ही वो न्यूज़ छाप सकता था। अदरवाइज जो मना कर दिया जाता था, बैन लगा दिया जाता था, वो न्यूज़ वो नहीं छाप सकता था। तो प्रेस पे जब हम कंट्रोल करना शुरू कर देंगे तो सच्चा न्यूज़ हमको कहाँ से मिलेगा, सटीक न्यूज़ नहीं मिल पाएगा। इसीलिए प्रेस की आज़ादी सबसे पहले जरूरी है। तो जितने भी क्रांतिकारी थे, आपका उदारवादी हो या फिर जैकोबिन क्लब के सदस्य हो या फिर जूसेप्पे मेज़नी हो, इनका एक प्रमुख मांग था कि प्रेस को स्वतंत्र कर दिया जाए, ताकि जो आवाज़ है, देश की जो स्थिति है, वो जनता तक अच्छे से पहुंच पाए। प्रेस में जब छपेगा तब हर एक जनता उसको जान पाएगी कि हमारे देश में क्या हलचल हो रही है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रही है। ठीक है। तो आज इतना ही टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं इसकी तैयारी आप अच्छे से कर लीजिए, ताकि इसका क्वेश्चन हमको छूटे ना। बहुत ही शॉर्ट तरीके से बच्चों मैं आपको बता रही हूँ, कम समय में आपको अध्ययन करने का ऐसा मौका नहीं मिलेगा। थोड़ा सा बस कॉपरेट कीजिए अपने लिए, मेरे लिए भी। मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे बच्चे अच्छे नंबर से पास करें। और आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे फिर मिलूंगी।